आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय चुनाव समिति बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी मुख्यालय में हुई सीईसी की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक में मौजूद रहे। राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और विजय राहटकर बैठक में मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ, अरुण सिंह बीजेपी में इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। वहीं ओम माथुर, केशव प्रसाद मौर्य, देवेंद्र फडणवीस, विनय सहस्त्रबुद्धे और भूपेंद्र यादव, प्रवेश वर्मा भी बैठक के अंदर मौजूद रहे। यूपी को लेकर बैठक हुई, महाराष्ट्र और मुमकिन है कि राजस्थान को लेकर बैठक हुई, क्योंकि जिस तरीके से पहले चरण में चुनाव होने हैं, बीजेपी को डिक्लेरेशन करना है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा है। एक ही गाड़ी के अंदर रवाना होते हुए मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी तो एक साथ गाड़ी से रवाना हुए हैं। मुमकिन है जोधपुर हाउस के लिए यहां से रवाना हुए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रवेश वर्मा, जिनको सह प्रभारी बनाया गया है, विजय राहटकर वो भी सह प्रभारी हैं। और फिलहाल चुनाव के प्रभारी की जो जिम्मेदारी राजस्थान में दी गई वो विनय सहस्त्रबुद्धे को दी गई है। बैठक के अंदर नामों को लेकर डिस्कशन और इन नामों के डिस्कशन के साथ अब इंतजार सूची का है। मुख्यमंत्री बैठक से बाहर निकल चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष बैठक से बाहर निकल चुके हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में यह बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने अध्यक्षता बैठक की। इस दौरान राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, विजय राहटकर बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ, अरुण सिंह, ओम माथुर, केशव प्रसाद मौर्य, देवेंद्र फडणवीस, विनय सहस्त्रबुद्धे, भूपेंद्र यादव और प्रवेश वर्मा भी बैठक के अंदर मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुमकिन है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जोधपुर हाउस के लिए रवाना हुए हों यहां से, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक खत्म हो चुकी है और मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बैठक से निकल चुके हैं। बेहद महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि इस बैठक के बाद वो तस्वीर साफ होगी कि पहले चरण में जहां जहां चुनाव है वहां बीजेपी ने किस किस को मैदान में उतारा है। इस दौरान जातिगत समीकरणों को किस तरीके से साधा गया, एनडीए में बाकी सहयोगियों को कहां कहां सीटें दी गई, कितनी महिला कैंडिडेट को मैदान में उतारा गया, इसके अलावा जो अन्य पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए उनमें से किस किस को टिकट दिया गया है। ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब लिस्ट के साथ मिलेंगे। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें दरअसल सीईसी की बैठक, सीईसी के सदस्यों जो बैठक में मौजूद रहे, अलग अलग सीटों को लेकर मंथन किया गया। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज से एडिटर अदिति नागर जुड़ गए हैं। अदिति, क्योंकि बैठक खत्म हो गई है, जरा बताइए कौन कौन से प्रदेशों की बैठक हुई और क्या मानकर चलें कि बैठक खत्म हो गई और अब आज या कल में एक सूची आ सकती है जो पहले चरण के दौरान जहां चुनाव होने हैं? आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि कल किसी भी वक्त राजस्थान की, उत्तर प्रदेश को लेकर जो है नाम आ सकते हैं, पहले चरण दूसरे चरण के नाम। लेकिन आज पहले बैठक उत्तर प्रदेश की हुई, योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम लोग इस बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ राजस्थान के वजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री सीपी जोशी, विजय राहटकर और जो नए प्रभारी बने हैं वो भी साथ में रहे। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात तौर पर 8:30 बजे पहुंचे थे और सीईसी के तमाम सदस्य पहुंचे, जैसे बेसब्री की हुई, फडणवीस जी, महाराष्ट्र को लेकर आज चर्चा हुई। तो अब जो जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं उसमें साउथ के कुछ राज्य हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र पर चर्चा हुई, उत्तर प्रदेश से हुई, राजस्थान से हुई। ये मुख्य राज्य अगर आप माने वो इसमें चर्चा किए गए। अब आप ये मान के चलिए कि कल राजस्थान की बची हुई सीटें, क्योंकि अभी तक 15 सीटें आई हैं, राजस्थान की बची हुई सीटों पर कल अनाउंसमेंट किया जाएगा। और इसमें दार्जिलिंग है, उस पर भी फैसला हुआ है कि पुरानी प्रत्याशियों को साथ लेकर जो पुराने ही थे उनको ही उतारा जाएगा। ये तमाम जो है इन पर आज चर्चा की गई है और कल बची हुई सीटों पर ऐलान का संभव है। अच्छा दीदी, क्या ये माने कि कम से कम उन 8 सीटों पर तो कल ऐलान हो ही जाएगा जो पहले चरण की है? हो सकता है दूसरे चरण की 1 या 2 सीटों पर होल्ड किया जाए, आगे की रणनीति को देखते हुए, कुछ नेताओं के आने का इंतजार करते हुए, या आपको लग रहा है 10 पर नाम फाइनल हो गए?
देखिए ज्यादातर सभी नाम फाइनल हो गए, पर जैसे इस बात की चर्चा है जो पिछली बार आपसे जिक्र भी हुआ था जी। कि मानवेंद्र सिंह को लेकर शायद थोड़ा इंतजार किया जा रहा है इसके चलते, उनके पर्सनल कारणों के चलते। तो तमाम ऐसी बातें, लेकिन फिर भी आप इस तरीके से ये मान सकते हैं कि 10 की 10 चीज पर फैसला हो चुका है और कल संभवतः मैक्सिमम सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। जैसे अब धीरे धीरे लोग निकलना शुरू हो रहे हैं। प्रवेश वर्मा जो है प्रभारी, जो बनाए गए हैं सब प्रभारी, वो अब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से निकल रहे हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भी रवाना हो चुके हैं। तो ये धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं, लेकिन इनके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राजस्थान में इंतजार था, अभी कांग्रेस के भी 4 नाम आ गए, ठीक वैसे ही अभी भारतीय जनता पार्टी के भी कल लगभग सभी नाम अनाउंस कर दिए जाए। अच्छा अदिति, एक और सवाल, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बहुत किश्तों में नामों को जारी किया जा रहा है, अंदर खाने कुछ गड़बड़ चल रही है क्या? अंदर खाने असहमति चल रही है। और देखिए आज किश्तों में करने की वजह ये थी कि दरअसल आज का मुख्य मुद्दा था आरएलपी के साथ जो अलायंस है उसको अनाउंस करने का। लंबे समय से पेंडिंग था, जबरदस्त खींचतान थी, खींचतान अभी भी है, लेकिन दिल्ली ने इंडिया अलायंस के चलते ये फैसला लिया है। इसमें प्रदेश से राय मशवरा किया गया, लेकिन फिर फाइनल फैसला दूसरा लिया गया। लेकिन साथ में जाहिर तौर पर जाट नेता अभी भी राजी नहीं थे। आज का मुख्य मुद्दा यही है। और देखिए राजसमंद को लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई। राजसमंद से सीपी जोशी ने जिस नाम को रखा गया उस पर सहमति जताई है, किसी वो जुटाऊ नहीं है। तो ऐसे अभी कुछ फैसले बाकी है जो होने हैं। और अब आप देख लीजिए कि ना ही सचिवों को किसी बात का बुलाया जाता है बैठक में, अब ऊपर स्तर पर ही तय हो रहा है। और ये आरएलपी का ऐसा था जो जाहिर तौर पर ऊपर के स्तर पर ही तय किया गया है। तो आज अनाउंसमेंट इसी वजह से हुआ, लेकिन जो किस्तों में होने की बात आप जिक्र कर रहे हैं, तो राजसमंद से अभी सहमति नहीं बनी। अदरवाइज जो बाकी लगभग सभी सीटें हैं उन पर नाम फाइनल कर दिए गए हैं धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन अदिति आपकी जब दिल्ली में नेताओं से बातचीत होती होगी तो क्या वो इतिहास से सीखने को तैयार नहीं? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जहां भी क्षेत्रीय कोई भी घटक दल मजबूती से खड़ा हुआ है तो वो कांग्रेस के वोट बैंक पर ही आकर खड़ा हुआ है। अब कांग्रेस अगर 2 पार्टियां जो लगभग रसातल की तरफ है इस वक्त, उनको बूस्टर डोज अपने ही कार्यकर्ताओं के जरिए देना चाहती है, तो भविष्य में वो कांग्रेस का ही वोट बैंक लेंगी। देखिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण था और शायद मुझे लगता है कि ये बहुत बेबाकी से इसका जवाब देने की जरूरत है कि ये बात एक नहीं, कम से कम कई बार चर्चा किया गया दिल्ली की तरफ से कि भारतीय कांग्रेस के जो वो है संगठन है उसको भी ले सकते हैं और वोट बैंक को भी। लेकिन अभी मुद्दा दूसरा है। और एक और बात, जितने भी जाट नेता हैं वो इनके फेवर में नहीं है, उनको पाली भी ऑफर किया गया कि आप नागौर छोड़िए पाली से लड़िए। अगर जाट वोट बैंक का इम्पैक्ट रखना है, जाट नेता का इम्पैक्ट रखना है तो आप पाली से लड़ लीजिए। लेकिन उन्होंने स्वीकारा नहीं, इसको अपनी इंसल्ट मानी हनुमान बेनीवाल ने। लेकिन अब आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं। सब कुछ जो मोहन प्रकाश है उन्होंने आलाकमान को समझाया कि हनुमान बेनीवाल को चुनाव लड़ने में, हालांकि दूसरे नेताओं ने ये भी याद दिलाया कि राहुल गांधी को पिछली बार क्या कुछ कहा गया, लेकिन अब जो सहमति बनी है इस मुद्दे पर बनी है कि हनुमान बेनीवाल को नागौर से चुनाव लड़ने के बाद अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट कांग्रेस को सपोर्ट मिलेगा, जोधपुर में भी जाट वोट बैंक में और बाड़मेर में भी और आसपास के इलाकों में। लेकिन अब मैं आपको सच बात बेबाकी से बताती हूँ, कांग्रेस चेतन रूडी को चुनाव में उतारना चाह रही थी। कांग्रेस के कुछ लोग, नाम मुकेश भाकर का भी था, अन्य नाम भी शामिल थे। और चेतन रूडी को अशोक गहलोत गुट का माना जाता है, मुकेश भाकर को सचिन पायलट गुट का। हालांकि अब ना ही कोई अशोक गहलोत गुट रहा ना कोई सचिन पायलट, लेकिन फिर भी कांग्रेस को यह भी चिंता थी कि क्या ऐसा ना हो कि इंटरनल पॉलिटिक्स के चक्कर में कांग्रेस ये सीट हार जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नेता हैं। यहाँ पर मुकेश भाकर हैं, चेतन रूडी हैं, खुद हनुमान बेनीवाल है, वो किसका समर्थन करते, फिर यूनुस खान भी है, फिर इसके अलावा जाट के ये तो है वहां के नागौर इलाके के बड़े जो ये देखना चाहेंगे कि ज्योति मिर्जा को हराना है नहीं हराना, या अपने ही लोगों को जिताना है या नहीं जिताना। सवाल था कि क्या मुकेश भाकर चाहते कि चेतन रूडी जीतकर सांसद बने, या क्या चेतन रूडी चाहते कि मुकेश भाकर जीतकर सांसद बने? ये एक बड़ा सवाल था। इसी सवाल में उलझकर
ये फैसला लिया गया। ठीक है। और हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा, हनुमान बेनीवाल भी ज्योति मिर्धा को चुनाव हराना चाहते हैं। ये 2019 में भी हमने देखा, भले ही पार्टियां अलग अलग थी, अब स्विच हो गई, लेकिन अब ऐसे में अदावत तो और भी कई सीटों पर रही है, सिर्फ इतना ही नहीं, मदेरणा परिवार के साथ भी रही है, सिर्फ मिर्धा परिवार के साथ नहीं। अब सवाल ये कि क्या मदेरणा परिवार इस स्थिति में कांग्रेस को सपोर्ट करेगा, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली न्यूज एडिटर